तो गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज का इस मंडे नाइट रॉ के रिव्यू में। एक बार फिर से मैं जानता हूं कि रिव्यू थोड़ा सा लेट हो चुका है, लेकिन किसी रीजन की वजह से गाइस मैं आजकल शोज को लाइव नहीं देख पा रहा हूं। वो रीजन एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जल्द ही जो है वापस मैं लाइव देखना शुरू कर दूंगा शोज को और आपके लिए सुबह सुबह रिव्यू लेके आ जाऊंगा। लेकिन नॉनदलेस आज हम मंडे नाइट रॉ के बारे में बात करने वाले हैं, तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दें। जितने ज्यादा लाइक होते हैं उतना ज्यादा हमारा फायदा होता है, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं। अब ये जो रॉ का शो था गाइस काफी इंटरेस्टिंग था और काफी सारी नई नई चीजें हमें इसमें देखने को मिली है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और मैं कुछ ज्यादा डीप डाइव नहीं लेने वाला आज के शो के रिजल्ट्स के अंदर, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि शो में हुआ क्या है। तो इसकी ओपनिंग सेगमेंट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे हमें हीथ स्लेटर का रिटर्न देखने को मिला, जो कि मुझे लगा एक अजीब सी बात, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर ये चीज हमें देखने को मिली। मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था कि शायद ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी तक ये एग्जैक्टली हमको पता नहीं लगा कि क्या ये वन ऑफ अपीयरेंस है या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ने हीथ स्लेटर को जो है वो हमेशा के लिए साइन कर लिया, एक बार फिर से एक नया कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। और ये जो सेगमेंट थी काफी इंटरेस्टिंग इसलिए भी थी क्योंकि डॉल्फ जिगलर ने अपनी स्टिपुलेशन अनाउंस करनी तो थी, लेकिन उन्होंने स्टिपुलेशन अभी बताई नहीं है, तो वो वेट करवा रहे हैं अभी भी यहाँ पे बेसिकली ड्रू मैकिंटायर को। और हीथ स्लेटर यहाँ पे आके इल्जाम लगाते हैं मैकिंटायर के ऊपर कि भाई जब तुम फायर हो गए थे डब्ल्यूडब्ल्यू से कुछ सालों पहले, तो मैं हर बार तुम्हें फोन करके तुम्हारे बारे में पूछता था, तुम्हारा हालचाल पता करता था, लेकिन जब से मैं फायर हुआ तुम्हारा मुझे कोई कॉल नहीं आया है, ना ही तुम मुझसे बात करने की कोशिश करते हो, और तुमने प्रूव कर दिया कि कितने बेकार फ्रेंड तुम हो। और यहाँ पे बेसिकली वो पुश करते हैं मैकिंटायर को, उनसे एक मैच ले लेते हैं और मैच में लिटरली 10 सेकंड से भी कम में मैकिंटायर ने उनको एक क्लेमोर किक लगा के हरा दिया। तो यहाँ पे ओवरऑल पर्पस क्या हुआ हीथ स्लेटर को वापस लाने का, आई डोंट नो। अभी भी उनको बिल्कुल जॉबर की तरह पोर्ट्रे यहाँ पर करा गया। मैच के बाद डॉल्फ जिगलर ने अटैक करा यहाँ पे हीथ स्लेटर को, लेकिन मैकिंटायर आ जाते हैं बाहर उनको बचाने के लिए और वो कहते हैं डॉल्फ जिगलर को आओ तुम लड़ो, लेकिन जिगलर कहते हैं नहीं भाई ये बातें जो हैं हम एक्सट्रीम रूल्स के लिए बचा के रखेंगे। और जैसा कि मैंने कहा अभी तक जो स्टिपुलेशन है इस डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप मैच की वो रिवील नहीं हुई है। तो एक यूनिक सा चेंज था कि हीथ स्लेटर हमें देखने को मिल गए, लेकिन जब स्लेटर पहले डब्ल्यूडब्ल्यू में थे तब भी फैंस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था और अब भी उस बात से कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलती है साशा बैंक्स और बेली की सेगमेंट। ये दोनों आ जाते हैं बाहर और बेसिकली यहाँ पे साशा बोलती हैं कि वो एक्सट्रीम रूल्स में बनने वाली है। साशा 2 बेल्ट्स और बेली कहते हैं कि आस्का मेरे लिए अभी रेडी नहीं है और मैं भी उनको हरा दूंगी। तो बेसिकली यहाँ पे गाइस ये जो हमें सेगमेंट देखने को मिली इसमें आस्का और कायरी सेन इंटरप्शन करते हैं और ये मैच में लीड करता है यहाँ पे कायरी सेन और साशा बैंक्स के बीच में। अब इन दोनों का मैच काफी इंटरेस्टिंग काफी एंटरटेनिंग मैच था, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि दोनों ही काफी कमाल के रेसलर्स हैं। तो इस मैच ने डिसअपॉइंट नहीं करा और बेली यहाँ पे एंड में इंटरफेयर कर देती है, जिसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, कायरी जीत जाती हैं। और मैच के बाद इन दोनों टीम्स के बीच में ब्रॉल टूटती है और अपर हैंड मिलता है कबूकी वॉरियर्स को, क्योंकि अपनी इनसेन एल्बो लगा देती हैं फ्रॉम द टॉप रोप टू द आउटसाइड ऑफ द रिंग ऑन साशा बैंक्स एंड बेली कायरी सेन यहाँ पर। और ये काफी इंटरेस्टिंग सा एंड हमें देखने को मिला, लेकिन ये जो स्टोरी थी इन दोनों टीम्स के बीच में यहाँ पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि मेन इवेंट में भी हमें बेली वर्सेस आस्का का मैच देखने को मिलने वाला था। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है द केविन ओवेंस शो विद सेथ रॉलिंस और यहाँ पे बेसिकली जो है केविन ओवेंस आके बात करते हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में अगेंस्ट सेथ रॉलिंस और उसके बाद उनको एक टी शर्ट देते हैं जिसपे वो पूरी उनकी रेसलमेनिया मूवमेंट टाइप बनी होती है, सेथ को दिलाने के लिए याद कि आखिर हुआ क्या था रेसलमेनिया में। और उसके बाद गाइस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि रॉलिंस कहते हैं ओवेंस को कि वो उनसे बात करने यहाँ पे आए नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म की तरह उन्होंने देखा है कि वो रे मिस्टीरियो को एड्रेस करना चाहते हैं और वो रे मिस्टीरियो को चैलेंज कर देते हैं बेसिकली एक्सट्रीम रूल्स के लिए एक मैच में। और फिर ओवेंस को भी कोशिश करते हैं कि वो ज्वाइन कर ले उनके ग्रुप को, क्योंकि वो कहते हैं ओवेंस जब से तुम वापस आए हो तुमने कुछ खास करा नहीं है, तो क्यों ना मैं तुम्हें एक पर्पस दूं लड़ने का और तुम मुझे ज्वाइन कर लो। तो बाहर आ जाते हैं यहाँ पे रे मिस्टीरियो अपने सन डोमिनिक के साथ और सेथ यहाँ पे गाइस ये भी रिवील करते हैं कि रे मिस्टीरियो इनफैक्ट अब क्लियर हो चुके हैं एक मैच लड़ने के लिए। तो मिस्टीरियो आके कहते हैं कि भाई देखो सीधी सी बात है, ओवेंस तो तुम्हारे बातों में आने वाला है नहीं, लेकिन एक चीज ये है कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं और जो स्टिपुलेशन होने वाली है यहाँ पे केविन ओवेंस कहते हैं कि क्यों ना हम एक मैच लड़ें, टैग टीम मैच लड़ते हैं और जो भी उस मैच को जीतेगा वो स्टिपुलेशन चुन पाएगा। तो केविन ओवेंस और रे मिस्टीरियो का मैच हमें देखने को मिलता है अगेंस्ट सेथ रॉलिंस एंड मर्फी और इस मैच से पहले ही मर्फी पीछे से आके ओवेंस को अटैक कर देते हैं। तो एक ब्रॉल से स्टार्ट होता है फिर मैच में कन्वर्ट होता है और मैच में हमें देखने को मिलता है गाइस कि रे मिस्टीरियो और केविन ओवेंस की टीम जीत चुकी है। इसके बीच में काफी अच्छा स्पॉट था क्योंकि डोमिनिक रिंग साइड पर थे, तो सेथ रॉलिंस पकड़ लेते हैं डोमिनिक को, ऐसा लगता है कि वो उनको अटैक करेंगे, लेकिन पीछे से एलिस्टर ब्लैक आ जाते हैं जिसकी वजह से सेथ वहां से भाग जाते हैं और फाइनली यहाँ पे पिन कर दिया जाता है मर्फी को और रे मिस्टीरियो की टीम जीत चुकी है। और मिस्टीरियो ने मैच के बाद जो स्टिपुलेशन दी है वो काफी इंटरेस्टिंग स्टिपुलेशन है एंड दैट इज आई फॉर एन आई मैच, यानी कि करना क्या होगा इस मैच के अंदर मुझे पता नहीं है, क्या आंख फोड़नी है दूसरे बंदे की, लगता तो कुछ ऐसा ही है, या फिर जो उस मैच को हारा उसकी आंख फोड़ी जाएगी, इस टाइप का कुछ स्टिपुलेशन है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। और मेरे हिसाब से पूरे मंडे नाइट रॉ पे जो फिलहाल चल रहा है दिस फ्यूड इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग और इसी में मेरा सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है फॉर द मैच एट एक्सट्रीम रूल्स।
उसके बाद गाइस रिंग में आ जाते हैं एमवीपी एंड बॉबी लैशली और यहाँ पे वो रिवील करते हैं द न्यू लुक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। जी हाँ, यहाँ पे उन्होंने रिवील कर दिया एक प्रीमियम लुकिंग, मोर प्रेस्टिजियस लुकिंग यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। अब थोड़े टाइम लगेगा इस टाइटल को देख के आदत डालने की कि यार ये टाइटल ऐसा दिखता है। 2003 से 2020 ऑलमोस्ट 17 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं कि वही डिजाइन हम देख रहे हैं यूएस टाइटल का, तो थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने के लिए। लेकिन डेफिनेटली इस बेल्ट पे थोड़ा ज्यादा गोल्ड है और हमें देखने को मिलता है कि काफी प्रेस्टिजियस उसकी लुक दी है। और एमवीपी यहाँ पे उस टाइटल को खुद ही उठा लेते हैं और कहते हैं क्योंकि अभी अपोलो क्रूज तो आ नहीं रहे हैं तो मैं ही चैंपियन बन जाता हूँ और बेसिकली यहाँ पे वो टाइटल उठा के चले जाते हैं। तो यहाँ पे इनको इंटरप्ट करने और कोई नहीं आता, बल्कि क्यों आए बाहर द बेरिड ब्रोज गाइस। द बेरिड ब्रोज ने अपनी एक बार फिर से बेइज्जती करा ली और रिकोशे और सेड्रिक अलेक्जेंडर बाहर आके कहते हैं कि अपोलो क्रूज उनके फ्रेंड हैं और जो बॉबी लैशली ने किया क्रूज के साथ वो सही नहीं था लास्ट वीक, और इस चीज के लिए वो चैलेंज करते हैं आप उनको एक टैग टीम मैच के लिए। तो बेसिकली एमवीपी अपने नॉर्मल सूट एंड टाइम में लड़ते हैं, बॉबी लैशली होते हैं उनके साथ एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है। और अब क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या बेरिड ब्रोज एक अपसेट करेंगे यहाँ पे? Obviously not, the Berit Bros lost the match। और यहाँ पे गाइस उन्होंने हार लिया है मैच को और एमवीपी अपने टाइटल के साथ सेलिब्रेट करते हैं जैसे कि वो ऑलरेडी टाइटल जीत चुके हैं। और उनका मैच होने वाला है अपोलो क्रूज के साथ फॉर द यूएस टाइटल एट एक्सट्रीम रूल्स एज वेल, जिसमें कोई सेंस नहीं बनती आखिर लैशली को मौका क्यों नहीं मिल रहा और एमवीपी को मौका क्यों मिल रहा है, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। लेकिन गाइस हमें इसके बाद बैक स्टेज भी एक सेगमेंट देखने को मिलती है जहां पे एमवीपी वापस जाते हैं सेड्रिक के पास और वो कहते हैं तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम और रिकोशे इक्वल पार्टनर्स हो, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं तो रिकोशे को एक डॉक्यूमेंट्री मिली WWE नेटवर्क पे, तुम्हें तो नहीं मिली, तो तुम अपने आप के बारे में सोचो और मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। और वो काइंड ऑफ उनको भड़काने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, लेकिन सेड्रिक अलेक्जेंडर ऐसा लगता है कि समझ पा रहे हैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं एमवीपी और उनकी बातों में वो खास कुछ आते नहीं है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है रैंडी ऑर्टन, एंजल गार्जा एंड अंड्राडे अगेंस्ट द बिग शो एंड वाइकिंग रेडर्स, एक 6 मैन टैग टीम मैच। ये मैच भी काफी इंटरेस्टिंग था और एंड में हमें देखने को मिलता है कि रैंडी ऑर्टन एक आरक्यू लगाते हैं और इस मैच को अपनी टीम के लिए जीत भी जाते हैं। तो बिग शो पे उनको एक 1 अप जरूर मिल गया है और मैच से पहले वो यहाँ पे काइंड ऑफ अंड्राडे और गार्जा को थोड़ा अलर्ट भी करते हैं कि अगर तुम्हारी गलती की वजह से आज मैं मैच हारा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होने वाला, तो ये चीज तुम याद रखना। तो ऑर्टन वर्सेस बिग शो ऐसा लग रहा है कि होने वाला एक्सट्रीम रूल्स के अंदर ज्यादा अच्छा मैच नहीं होगा, लेकिन यही स्टोरी लाइन लगता है कि WWE आगे करने वाली है। इसके बाद बिली के का मैच देखने को मिलता है हमें गाइस रूबी राइट के साथ, जहां पे एक बार फिर से रूबी राइट हार गई। तो पर्पस क्या था, यहाँ पे आइकॉनिक्स को पुश मिल रहा है, आइकॉनिक्स को पुश मिल रहा है, सेम सेंटेंस में ये दोनों चीजें हैं, समझ नहीं आ रहा आखिर आइकॉनिक्स ने ऐसा किया क्या है कि उनको पुश मिले। और दूसरी तरफ रूबी राइट काइंड ऑफ हिंट कर रही है कि एक बार फिर से लिव मॉर्गन शायद उनको ज्वाइन कर सकती हैं। तो पूरी ये सर्कल जो था राइट स्क्वाड को तोड़ के अलग अलग करने का, वो वापस घूमता आ रहा है एंड दिस शोज द लैक ऑफ क्रिएटिव माइंड्स इन WWE बैक स्टेज, क्योंकि पहले तुमने उस टीम को तोड़ा और तुम उससे कुछ अलग करना चाहते थे, तुम फेल हो गए, तुम कुछ कर नहीं पाए और अब वापस तुम उनको टीम बनाना चाहते हो। आई डोंट नो कि टीम बनाएंगे या फिर नहीं, लेकिन डायरेक्शन कुछ ऐसी लग रही है। और फाइनली गाइस इसके बाद मेन इवेंट में हमें देखने को मिलता है आस्का अगेंस्ट बेली और ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग मैच था। निकी क्रॉस होती है यहाँ पे कमेंट्री के ऊपर और वो पता नहीं अचानक से कैसे ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, सीधा जो है क्राउड के अंदर चली जाती हैं और बेली जो है इस चीज को देख के बिल्कुल उनको गुस्सा आता है या फिर वो डर जाती है इस चीज से और ये डिस्ट्रैक्शन की तरह एक्ट करता है गाइस और आस्का इस मैच को जीत जाती हैं। तो यहाँ पे काइंड ऑफ एक स्टिपुलेशन और लगी थी कि अगर आस्का ये मैच जीत सकती हैं तो नेक्स्ट वीक कबूकी वॉरियर्स को शॉट मिलेगा एट द टैग टीम टाइटल्स। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे टाइटल्स चेंज अभी देखने को मिलेगा कुछ एक्सट्रीम रूल से पहले, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि इन 4-5 वुमेन सुपरस्टार्स के अराउंड ही सारे वुमेन्स के टाइटल घूम रहे हैं WWE के, जो कि इस फ्यूड को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है मेरे हिसाब से। और ये मेन इवेंट मंडे नाइट रॉ का काफी इंटरेस्टिंग था। तो ओवरऑल मैं जज करूं तो आज का शो ऐसा नहीं था, मजा आ गया वो देख के, या फिर एंटरटेनिंग मैं कहूं बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग, लेकिन बेकार शो भी नहीं था। आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड शो, लेकिन आउट ऑफ द वर्ल्ड शो तो हमें बहुत रेयर ही देखने को मिलता है एंड दैट इज माय ओपिनियन ऑन मंडे नाइट रॉ गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने ओपिनियन कमेंट्स में बताएं। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।